हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के सिविक्स चैप्टर 1 की, जो कि पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि सत्ता की साझेदारी। ये पहला चैप्टर है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछली क्लासेस में आपने डेमोक्रेसी क्या है, कैसे काम करती है, इसके फीचर्स क्या हैं और यह किस रूप में बटी हुई होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। पिछले साल हमने यह भी देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी कि लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग में किस प्रकार निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी की। जैसा कि आप जानते हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी बाउंड्रीज की अगर बात करें तो इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। आप नक्शे में इन देशों की स्थिति को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी सीमाएं बेल्जियम के साथ इन देशों की सीमाएं साझा होती हैं। और इसकी अगर आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है, यानी कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, यानी कि ध्यान देने वाली बात है, और डच भाषा बोलता है, यानी कि जनसंख्या का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि उनकी कौन सी भाषा है, फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जो बचे हुए 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। यहाँ पे यह एक अहम बात हो जाती है कि जनसंख्या तो बेहद कम है, लेकिन वो प्रतिष्ठित और ताकतवर रहे हैं लंबे समय से। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जिसकी जनसंख्या कम है और उनकी आर्थिक स्थिति जो है ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। और जिनकी संख्या कम है उनके पास संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा, धन और संपदा का एक बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। सिंघली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, यानी कि 74% है। सिंघली बोलने वालों की संख्या कितनी है, 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 18%, यानी कि तमिल जो लोग हैं उनकी आबादी जो है 18% है श्रीलंका में। और तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक तो ऐसे तमिल जो श्रीलंकाई मूल के हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल कहते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 13% की है, और दूसरे वह हैं जो भारत से जा कर के वहाँ पे बसे थे, उनको भारतीय तमिल कहते हैं।
हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं, यानी कि 200-300 साल पहले जब औपनिवेशिक युग था तो ब्रिटिशर्स भारत से विभिन्न देशों में भारत के लोगों को ले जा करके मजदूर के रूप में वहाँ पर बसाते थे, उनसे काम करवाते थे। इसी घटनाक्रम में यह स्थिति श्रीलंका में भी दिखाई देती है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी कि सिंगली भाषी लोगों के अगर धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वह सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी कि धर्म की बात की जाए, तीसरा जो धार्मिक समूह है वो ईसाइयों का है और ईसाई जो हैं वो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती थी। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ये देखो, यहाँ पर आपको नक्शा दिख रहा है बेल्जियम के प्रमुख समुदाय और क्षेत्रों को जो दर्शाता है। यहाँ पर ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र, वेलोन फ्रेंच भाषी क्षेत्र, फ्लेमिश जो कि डच भाषा बोलने वाले लोगों का इलाका है और जर्मन भाषी क्षेत्र लोगों को इस नक्शे में आप देख पाएंगे। तो इस नक्शे से पता चलेगा कि किस प्रकार से बेल्जियम में विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाई और धार्मिक समुदाय जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्य परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि जितनी तमिल वगैरह भाषा थी उसको किनारे करके सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ का बड़ा धार्मिक गुट था, इसलिए उसे बढ़ावा देने की बात की गई। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों पर हम नज़र डालते हैं। इससे क्या हुआ कि इस प्रकार के फैसलों से श्रीलंकाई जो तमिल लोग थे उनमें नाराज़गी और शासन को लेकर के बेगानापन बढ़ा, यानी कि उनको लगा कि यहाँ पर हमारे साथ गैरों जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ जो हैं वो उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। यहाँ पर श्रीलंका के नक्शे में आप देखेंगे कि श्रीलंका के जातीय समुदाय किस प्रकार से वहाँ पर बसे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई और जातीय समुदायों को इस नक्शे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिनमें सिंघली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमानों को दिखाया गया है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। इस संघर्ष का कई सारा नतीजा भी आगे सामने आया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने।
श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुईं और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। इसी क्रम में लिट्टे नाम का एक संगठन था, जिसके बारे में आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। अब बेल्जियम की हम बात करते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और ऐसा देश नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वह जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। तो इसके साथ साथ आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, और वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद का यहाँ पे आपको भवन दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है?
अगला जरूरी पॉइंट, इस प्रकार सत्ता के बंटवारों के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीति का अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के दायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि वह जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग उसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम से स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी। इसके माता पिता पढ़ाई के माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? विचार करिए और कमेंट करके हमको बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे और बात करेंगे इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स के बारे में। तब तक कि आप अपने टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। जो कोई डाउट हो उसको कमेंट करके हमसे पूछिए।